हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 5। जी हाँ, जिसका नाम है भाषा कौशल, भाषाई कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल। यानी लैंग्वेज की स्किल कैसे सीखी जाती है, कैसे सिखाई जाती है, इसे सीखने में परेशानियां क्या आती हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे। यानी लैंग्वेज एक्वाइजेशन यानी भाषा को सीखने के लिए जो स्किल चाहिए या जो उसमें परेशानी आती है, जो उसमें हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, उन सब की बात हम करने वाले हैं। तो इकाई 5 भाषाई कौशल का आज वीडियो लेक्चर हम देखने वाले हैं। उससे पहले ही बता दूं, इकाई 1, 2, 3 और 4 इनकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे इस भाषा बोध प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 5 की। ऐसा कि आप सबको पता ही होगा कि यह विषय जो है इसमें छोटी छोटी यूनिट्स है, लेकिन बड़ी और ज्यादा यूनिट्स, जैसे कि 9 यूनिट्स है टोटल, जिसमें से कहीं 2 नंबर के, कहीं 4 नंबर के, कहीं 3 नंबर के, ऐसे प्रश्न ही आते हैं। तो बात करें इस इकाई 5 के भाषाई कौशल की, तो इस वीडियो लेक्चर हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस इकाई का ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना, यानी इस इकाई से कितने अंकों के कितने और कैसे प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसके पहले पूर्व परीक्षाओं में डीएलएड की जो प्रश्न उत्तर आ चुके हैं यानी पीवाईक्यूज, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका हम उत्तर भी देखेंगे पॉइंट वाइज और डिटेल में समझेंगे कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उत्तर कैसा लिखना होता है। साथ ही साथ आने वाले डीएलएड की परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्न होंगे, जो गेस क्वेश्चंस होंगे, वो भी देखेंगे और उनके भी उत्तर हम डिटेल में जानेंगे, पॉइंट वाइज जानेंगे कि परीक्षा में अगर आता है तो कितने मार्क्स के लिए उसे लिखेंगे, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इस 5वीं इकाई के ब्लूप्रिंट की। 5वीं इकाई यानी भाषाई कौशल की अगर अंक योजना की बात करें तो उस पर कुल अंक आवंटित है 2। जी हाँ, दो टोटल इस पर 2 ही मार्क्स आवंटित हैं और इस पर 2 मार्क्स का एक ही प्रश्न आता है और वह होता है अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट। अति लघु उत्तर यानी कि वेरी शॉर्ट, इसका मतलब यह हो गया कि यह केवल 2 नंबर के लिए आएगा और उसके उत्तर हमें 30 शब्द में लिखने होंगे। जी हाँ, 30 वर्ड्स में इसका उत्तर हमें लिखना होगा, जो वेरी शॉर्ट में है। और आमतौर पर हमारी हैंडराइटिंग छोटी बड़ी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर कोई 5 से 7 लाइन में 30 शब्द लिख लेता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, शब्द सीमा ध्यान रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका ब्लूप्रिंट इकाई योजना। एक प्रश्न आएगा 2 मार्क्स के लिए, कोई भी वस्तुनिष्ठ, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। तो इस चैप्टर में हम वस्तुनिष्ठ की तैयारी करेंगे भी नहीं, समय व्यर्थ करना ही नहीं है अगर ऐसे प्रश्न नहीं आते तो। चलिए तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि यदि आप एमपीडीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, आपको परीक्षा कैसी देनी है, उत्तर कैसे लिखने होते हैं, किस विषय की पढ़ाई कैसी करनी होती है, पीवाईक्यूज क्या होते हैं, इन सब की कोई जानकारी नहीं है तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ के आप डीएलएड की 100% तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके अपना प्रथम वर्ष का संपूर्ण कोर्स की तैयारी वाला डीएलएड 2026 की परीक्षा वाला जो बैच है वो परचेस कर सकते हैं, जहां से आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। ये जो कोर्स होगा पूरा 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, यानी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा। यानी परीक्षा के बाद भी अगर कोई कमी रहती है, कोई विषय अगर रह जाता है, वैसे तो आपने अगर कोर्स से पढ़ा है, रेगुलर क्लास की है, तो आपको कोई चांस ही नहीं है कि कोई सब्जेक्ट बैक रहेगा। पर अगर इन केस रहता है तो भी आप अगले आने वाली परीक्षा के लिए 1 साल तक इस कोर्स को वैलिड करके पढ़ सकते हैं। तो आपको मार्केट से कोई नोट्स, कोई सीरीज कहीं से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका सारा संपूर्ण तैयारी एक ही कोर्स पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाएगा, स्टडी क्लास पर। तो जैसा मैंने बताया, कोर्स परचेस करना बहुत आसान। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्स परचेस कर लीजिए। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिलहाल चल रहा है 33% का ऑफर। जी हाँ, 33% का डिस्काउंट ऑफ है कोर्स पर। परीक्षा नजदीक है, उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, इसीलिए फटाफट कोर्स परचेस कर लिया जाए। चलिए, कोर्स की बात होगी, अब बढ़ते हैं सीधा सीधा अपने प्रश्न उत्तरों की तरफ। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर है, भाषाई कौशल क्या है। जो इकाई का नाम ही है उस पर तो सवाल हमेशा आता है। जैसा मैंने पहले ही बताया, जो इकाई का नाम है, जो टॉपिक का नाम है, उससे जुड़ा हुआ सवाल आना ही आना है, 100% गारंटी। और ये सवाल पीवाईक्यू है, 2020, 22, 23 इन कई वर्षों में पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि एक आध बार आया हुआ प्रश्न है। भाई सिलेबस बहुत लंबे समय से बदला नहीं है, 2019 के बाद से तो बिल्कुल नहीं बदला है। तो इतने सालों से बार बार वही इकाई है, तो वही कुछ गिने चुने क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये बहुत बार बार रिपीट हुआ है कि भाषाई कौशल क्या है, यानी लैंग्वेज स्किल क्या है। अब लैंग्वेज एक स्किल होती है, अगर ये स्किल नहीं होती तो हर कोई इसको कर लेता, हर किसी को आता। भाषा बोलना सबको नहीं आता, और जिनको आता भी है सबको सटीक और अच्छे तरीके से नहीं आता। जो चीज दूसरों से बेहतर आप कर सकते हैं वो स्किल है, जिसे सीखना पड़ता है, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, वो स्किल हो जाती है। तो भाषा भी क्या है, एक स्किल है। अब एक भाषा है कि अगर हमने लंबे समय से एक ही परिभाषा देखी है कि हमारे विचारों, भावनाओं, इन सब का आदान प्रदान करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक्सचेंज करने के लिए भाषा ही इस्तेमाल होती है, यानी एक माध्यम है, मीडियम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सचेंज आवर आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, है ना। भाषा क्या है,
वो हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। इसी के थ्रू हम अपनी भावनाएं बता पाते हैं, अपने आइडियाज बता पाते हैं, सामने वाला भी अपने आइडियाज और बातें हमें इसी माध्यम से बता पाता है, भाषा के माध्यम से। तो अगर भाषा पे पकड़ अच्छी होगी, यानी लैंग्वेज स्किल अच्छी होगी, तो हम अपने विचार और अच्छे से बता पाएंगे। यानी भाषा का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भाषा नहीं आएगी तो हम अपने विचार नहीं बता पाएंगे। भाषा अगर अच्छे से नहीं आएगी तो अपने विचार भी अच्छे से नहीं बता पाएंगे। तो अच्छे से अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने आइडियाज का आदान प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता है? भाषाई कौशल की आवश्यकता है। जितनी अच्छी भाषा कौशल, उतना अच्छा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, जो जितने अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं, आप देख लेना, जो ज्यादा पॉपुलर हैं वो सारे अच्छे स्पीकर्स हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा कि भाषा कौशल का बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरी बात करें तो भाषा जो है, ये पहले से ही जन्मजात भाषा सीखने के लिए ना मनुष्य के अंदर, बालक के अंदर ये गुण होता है कि वो उसका जन्म होते ही उसको भाषा सीखना। बच्चा जब नहीं भी बोल पाता तो भी आप देखोगे वो मुझसे कई प्रकार की आवाजें निकालता है, ठीक है। भले उसकी बात ना समझे, भले ही वो अपने परिवार की, माता की बातें ना समझे, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ प्रयास करता है आवाज निकालने की। वो क्या है? वो भाषा सीखने का ही क्या है? शुरुआत है। भाषा सीखने का वो प्रथम चरण है, प्रारंभिक चरण है। तो भाषा जो है वो मनुष्य क्या करता है, अपने मन में जो उसकी भावनाएं आती हैं, भाषा के द्वारा मनुष्य क्या करता है, उसके मन में जो भावनाएं आती हैं, उसके मन में जो इमोशंस आते हैं, उसके मन में जो विचार आते हैं, उन सब को वो दूसरों तक पहुंचा सकता है, शेयर कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान भी किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से। मनुष्य की भावनाओं का आदान प्रदान भी किससे होता है? भाषा के माध्यम से। सामने वाले की बात को, भावनाओं को, विचारों को हम कैसे समझते हैं? भाषा के माध्यम से। यानी भाषा ही मुख्य भूमिका अदा करती है, मेन रोल प्ले करती है किस चीज में? विचारों के आदान प्रदान में, भावनाओं के आदान प्रदान में, एक दूसरे को समझने में। तो ये भाषा का महत्व है, भाषा का रोल है। उम्मीद है कि आपको भाषा के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या क्या करती है। तो अगर भाषा नहीं होती तो सोचिए हम क्या क्या नहीं कर पाते। इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, और अच्छे से भाषा को बोल पाना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाषाई कौशल की यहाँ महत्वता बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है लैंग्वेज स्किल की। तो इसीलिए हमें भाषा बोलते आना चाहिए, और सिर्फ भाषा बोलते नहीं आना चाहिए, सटीक, सही, शुद्ध और अच्छे तरीके से भाषा बोलने आनी चाहिए। इसलिए भाषाई कौशल बहुत जरूरी है। मनुष्य क्या करता है, भाषा आखिर में है कैसे और आई कैसे? तो आप जानते हो कि मनुष्य क्या करेगा, कुछ शब्द बोलेगा, कुछ स्वर होंगे, कुछ ध्वनियां होंगी, कुछ से कुछ शब्दों का उच्चारण होगा, उन शब्दों के उच्चारण से वाक्य बनेंगे, और वाक्यों के माध्यम से हम अपने विचार, हमने आइडियाज वगैरह बता पाएंगे। जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूं, अगर मुझे हिंदी भाषा नहीं आती, अगर आपको हिंदी भाषा नहीं आती, तो मुझे जो नॉलेज है, मैंने जो सीखा हुआ है, मैं आप तक कैसे पहुंचाता? या आपको भाषा नहीं आती, आप जो मेरे से पढ़ भी लोगे, वो परीक्षा में जाके लिखोगे कैसे, अगर आपको भाषा ही नहीं आती? तो इतना महत्व है भाषा, इतना महत्वपूर्ण है भाषा, इतनी ज्यादा महत्वता है भाषा की, आप सामने से ज्ञान ग्रहण करके, खुद उस ज्ञान को अपने दिमाग में प्रोसेस करके, उसका विचार विमर्श करके, जितना जरूरी है, जितना चाहिए, वो परीक्षा में लिख भी आते हो। ऐसा नहीं मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ हर एक बात आप ग्रहण कर लोगे, और ऐसा भी नहीं कि जो बोलूंगा हर एक बात भूल भी जाओगे। कुछ तो चीजें याद रहेंगी, और उसमें आप अपने ज्ञान का, अपने स्टडी का, अपनी मेहनत का, अपने पहले से आपको जो भाषा थोड़ी बहुत आती होगी, जो आपको ज्ञान होगा इस चीज का, वो मिला जुला के आप परीक्षा में लिखाओगे और आपको अंक मिल जाएंगे। तो यही है भाषा, ठीक है। तो मनुष्य करता क्या है, कुछ शब्दों का उच्चारण करता है, और शब्द ऐसे नहीं होते कुछ भी, शब्दों को प्रॉपर, शब्दों की अपनी प्रॉपर ध्वनि होती है, एक सटीक उसमें स्वर, व्यंजन, शब्द निर्माण होते हैं। फिर उसके बाद फिर आप देखोगे एक वाक्य निर्माण होता है। इस प्रकार से जो मनुष्य है वो क्या करता है, नियोजित और नियंत्रित तरीके से शब्दों का, वाक्यों का उच्चारण करके भाषा बोलता है या फिर भाषा सिखाता है। क्लियर? आगे बाद में बात करें तो हम जो भी भाषा बोलते हैं, अब ऐसा नहीं है कि भाषा सिर्फ मुंह से ही बोली जाती है। आपने साइन लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, कुछ कुछ हाथों से या शरीर के अंगों से इशारे करके जो है बातें कही जाती है। जैसे आपने देखा होगा मूक बधिर जो विद्यालय होता है, यानी जो भी बच्चे देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए आप देखो साइन लैंग्वेज में उंगलियों को इशारे से, हाथ के कुछ इशारे से भाषा को समझाया जाता है। अब ब्रेल लिपि तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें बिंदुओं के माध्यम से जो है भाषा पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। ये सब आपने देखा ही होगा। तो भाषा जो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोलकर ही प्रकट की जाए। भाषा अलग भी हो सकती है, हाँ, मौखिक भाषा अलग होती है, लिखित भाषा अलग होती है, वैचारिक भाषा अलग होती है, ठीक है। तो भाषाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, पर हमें मौखिक भाषा पर बहुत ध्यान देना है, लिखित भाषा पर बहुत ध्यान है। कि आमतौर पर आप देखोगे 99%, 99% लोग मौखिक, ओरली और लिखने वाली भाषा की बात होती है। कुछ ही प्रतिशत लोग होंगे, कुछ ही गिने चुने लोग होंगे हमारे विश्व में जो क्या करते होंगे, साइन लैंग्वेज से पढ़ते लिखते होंगे या साइन लैंग्वेज से विचारों का आदान प्रदान करते होंगे, पर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है फिलहाल। इसीलिए हम यही मानकर चलते हैं कि भाषा जो है वो मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति है,
ठीक है, पर भाषा अलग अलग तरीके से लिखी पढ़ी जा सकती है। तो ये सब भाषाई कौशल के बारे में है। भाषा कौशल क्या होता है, भाषा क्या होती है, भाषा कैसे सीखी जाती है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई प्रहसन क्या है। ठीक है, प्रहसन के बारे में आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते तो साहित्य में क्या होता है, लिटरेचर में क्या होता है, जब हम कहानी कविता ये सब लिखते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ अलग टॉपिक से कुछ अलग विद्या से लिखते हैं, कुछ अलग टॉपिक को कुछ अलग विद्या से लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि समाज में आपने देखा होगा कई लोग स्टोरी बनाते हैं, कई लोग कहानी लिखते हैं, तो उस कहानी में कोई मैसेज छुपा होता है। अगर कहानी को एकदम बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा गहन बना दिया जाए, एकदम सीरियस कहानी हो, तो शायद वो मैसेज सब तक ना पहुंचे जो मैसेज, जो संदेश हम देना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर समाज में कई ऐसे लेखक हुए जिन्होंने समाज के एकदम सीरियस सीरियस टॉपिक्स, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, है ना, अंग्रेजों के साथ गुलामी, तो इन सब चीजों को उन्होंने व्यंग के माध्यम से यानी हंसी के माध्यम से कॉमिक रूप में प्रेजेंट किया। कई सारी ऐसी मूवीज बनी हैं, कई सारी ऐसी कहानियां लिखी गई हैं, कई सारी ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जहां मजाक मजाक में कॉमेडी व्यंग के माध्यम से क्या किया गया है, उन सीरियस टॉपिक को सबके सामने रखा गया है। इवन आपने कई सारी ऐसी कहानियां पढ़ी भी होंगी, है ना। तो इसमें कई ऐसे, जैसे हरिशंकर परसाई की अगर मैं बात करूं, वो जो हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक है। हरिशंकर परसाई की कई सारी रचनाएं तो व्यंग वाली ही होती हैं। वो समाज के किसी एक सीरियस टॉपिक को, चाहे वो भ्रष्टाचार, करप्शन हो, या फिर दहेज प्रथा जैसी चीज हो, या फिर जितनी भी समाज में बुराइयां व्याप्त है, उन बुराइयों को बहुत ज्यादा कॉमिक वे में प्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मजाक उड़ाना चाहते, वो चाहते हैं कि उस कॉमिक, उस व्यंग के माध्यम से लोगों को पढ़ने में मजा आए और जो मैसेज मिलना चाहिए, जो उन्हें एक संदेश जाना चाहिए, वो भी चला जाए। तो बहुत लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो मजाक मजाक में या व्यंग के माध्यम से किसी भी समाज में जो बुराइयां व्याप्त होती है उनको बड़ी आसान शब्द में प्रस्तुत करना सबके सामने, इसे प्रहसन कहते हैं। प्रहसन क्या होता है भाई, ये एक हास्य व्यंग प्रधान नाटक होता है। ऐसा नाटक होगा जिसमें कॉमेडी थीम, इसकी कॉमेडी होगी, लेकिन इसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा होगा, इसमें कोई ना कोई मैसेज दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रहसन क्या है, हास्य व्यंग प्रधान नाटक होता है। इसमें कोई ना कोई, आप कह सकते हो, मैसेज दिया जाता है, कोई ना कोई संदेश छुपा होता है सामाजिक बुराई से संबंधित, कि वो बुराई को दूर करना चाहिए, समाज में गलत चीज चल रही है, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, पर साथ ही साथ मनोरंजन भी हो जाए, इसलिए उसको कॉमिक वे में, व्यंग के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि सीरियस बात अगर की जाएगी तो आपको क्या लगता है, 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, या जो 20 साल के, या जो 50 साल के, सारे लोग उस टॉपिक को वैसे ही उतने सीरियसनेस से पढ़ेंगे, सब लोग उसको समझेंगे? नहीं। अगर कॉमिक में लिखा जाए तो हर किसी को पसंद आएगा, और जो मैसेज उसमें छुपा है, जो संदेश उससे देना चाहते हैं लेखक, वो भी ले सकते हैं। तो इसीलिए प्रहसन क्या है, तो प्रहसन एक हास्य व्यंग प्रधान नाटक होता है, यानी ऐसी रचना, ऐसा नाटक जिसमें थीम जो होगी, प्रधान थीम क्या होगी, यानी मेन थीम क्या होगी उसमें, कि व्यंग है, कॉमेडी है, लेकिन उसके माध्यम से क्या दिया जाएगा, मैसेज भी दिया जाएगा। अक्सर आप देखो स्कूलों में जो नाटक वगैरह होते हैं उसमें कोई ना कोई अच्छा मैसेज छुपा होता था। ठीक है, भले उसमें कॉमेडी होती थी, डायलॉग्स होते थे, हंसी आती थी, लेकिन कोई ना कोई अंतिम में एक कंक्लूजन, एक मोरल, कोई ना कोई मैसेज होता था, संदेश छुपा होता था। ठीक है, बात करें वहीं हमारे समाज में, अभी आप देखोगे जितनी भी आप कहोगे फेमस या प्रचलित आडंबर, झूठ, है ना, रीति रिवाज जो गलत तरीके से है, दहेज प्रथा से लेके, सती प्रथा से लेके, बहुत चीजें है ना, पुरुष प्रधान समाज से लेके जितने देश में, समाज में व्याप्त है, उनको कॉमिक रूप में, उनको हास्य रूप में पर्दे पर उनको किताबों में उकेरना, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, सब क्या है, प्रहसन। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रहसन कहा जाता है। तो इससे लेखक 2 तरीके की चीजें करता है, एक जागरूक करता है और वो अपने करता है। तो ये दोनों चीजें होती है, इसे ही हम प्रहसन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अब ये जो नाटक लिखा जाएगा, ये जो प्रहसन लिखा जाएगा, इसमें जो पात्र होंगे समाज के ही होंगे, क्योंकि समाज में अगर किसी ने वो बुराई की है, समाज में किसी ने वो झूठ, आडंबर, पाखंड वो सब झेला या किया है, तो उसी को कैरेक्टर, अक्सर आप देखोगे कहानियों में, कविताओं में, नाटक में, साथ ही आपने मेरे ख्याल से रखा होगा, कॉमिक नहीं है, लेकिन उसमें आप देखोगे कि कैसे समाज में सत्य के रास्ते पर चलना, कैसे कुछ लोग गलत करते हैं, उसके खिलाफ। आपने नमक का दरोगा भी पढ़ा होगा कहानी, आई एम श्योर, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िएगा जरूर। इसके पहले मुंशी प्रेमचंद की और भी कई ऐसी कहानियां हैं जो आपको पढ़ने से लगेगा कि इतना आसान भाषा में लिखा गया है, कितने व्यंग रूप से लिखा गया है, लेकिन कितनी सीरियस और कितनी बड़ी बात कह दी गई है हमारे समाज के बुरी, जो बुराइयां चलती रहती समाज में। ठीक है, तो जरूर पढ़िएगा। तो इसमें होता क्या है, अब ये तो क्लियर हो गया आपको प्रहसन क्या है, कि प्रहसन क्या है, एक व्यंग वाली रचना है जिसमें समाज के पाखंड को, झूठ को, आडंबर को प्रस्तुत किया जाता है व्यंग्यात्मक रूप से, यानी कॉमिक वे में प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर।
और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं इस नाटक में, वो कैरेक्टर भी इसी समाज के रहते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने गलत किया होता है या उन्होंने गलत झेला होता है, तो उन्हीं को पात्र बना के पर्दे पर या किताब में प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रहसन। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वार्तालाप की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वार्तालाप यानी बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल जिसे कहते हैं ना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कई लोग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग को इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ठीक है। वो वार्तालाप में उतने अच्छे नहीं होते हैं, या स्टेज पर जाके कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, या माइक थमा दो, 100-200 की भीड़ है तो वहां पर नहीं बोल पाएंगे। 100-200 की भीड़ तो छोड़ दो, अपने क्लास में ही अगर टीचर खड़ा कर दे और सबके सामने कुछ समझाने या बोलने कह दे तो भी बच्चे नहीं बोल पाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, नर्वस हो जाते हैं। तो ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हमें अच्छे से वार्तालाप करना नहीं आता। तो एक अच्छा वार्तालाप, अच्छी बातचीत करने की क्या विशेषताएं होती हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो सवाल पूछा है वार्तालाप की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। तो हम भी पहले थ्योरी चिपका देंगे भाई 1-1.5 लाइन की, कि वार्तालाप की कई विशेषताएं होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही है। ऐसा 1-1.5 लाइन हम चिपका देंगे थ्योरी में। फिर लिखना स्टार्ट करें। नंबर 1, इसमें वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, इसमें वक्ता उत्तम पुरुष एक वचन में तथा श्रोता मध्यम पुरुष। आपने पढ़ा भी होगा, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ग्रामर में, ठीक है। तो ये जो भाषा बोली जाती है वार्तालाप में, हमेशा रेफर किया जाता है कि मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, उसने उसको ऐसा बोला। इन चीजों को बहुत ध्यान में रखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब कभी कोई गॉसिप करता है, चुगली करता है, तो इस प्रकार की चीजें प्रयोग करता ही है। मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, कि उसने ऐसा बोला, तुमको ऐसा बोला, मैं ये कर रहा था, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा था, ऐसी बहुत सी चीजें बोली जाती है। तो ये सब रेफर करना, इन सब में आप देखोगे व्याकरण के सारी चीजें शामिल होती है, फिर संज्ञा, सर्वनाम से लेके, है ना, पुरुष से लेके, वचन से लेके, सब चीजें शामिल होती हैं। तो अच्छे वार्तालाप के लिए आपको ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, ग्रामेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा, वार्तालाप में सभी भाग लेने वालों का माध्यम एक ही भाषा होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 3 लोग बातचीत कर रहे, एक मराठी बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है, एक उर्दू बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, ऐसा नहीं हो। याद रखिएगा कि वार्तालाप जो कर रहे हैं उनकी भाषा एक ही होनी चाहिए। आमतौर पर आप देखो होता भी ऐसा है। आमतौर पर क्या होता है, हम कभी, जैसे हम लोग कहीं टाउन में या शहर में रह रहे हैं, तो फिर हम अपने उस हिंदी भाषा में जैसी बात करते हैं, शहर वाली भाषा में वैसी बात करते हैं। लेकिन वहीं हम अपने रिश्तेदारों में, गांव में जाएंगे तो अपनी मातृभाषा में बात करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार शायद उतने पढ़े लिखे ना हो, या उस क्षेत्र में वही भाषा चल रही हो, इसलिए हम उस भाषा में बात करने लगते हैं, ठीक है। तो वार्तालाप में सबसे एक ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि बातचीत में सभी का जो माध्यम है बात करने का, वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं साक्षात्कार इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं इंटरव्यू इंग्लिश में, और कोई जो इंटरव्यू देने आया वो दे रहा है हिंदी में, तो ये अच्छा वार्तालाप नहीं हो पाएगा। उनके बीच सही केमिस्ट्री, सही कह सकते हो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो सही केमिस्ट्री, सही कम्युनिकेशन के लिए, प्रभावी वार्तालाप के लिए, प्रभावी ढंग से बातचीत के लिए भाषा का माध्यम सभी का क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक ही लैंग्वेज में बातचीत होनी चाहिए। फिर अब एक ही से मतलब ये नहीं कि सब पूरे देश भर में हिंदी बोले या पूरे देश भर में अंग्रेजी बोले। बस आप जिस भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं वो आप सभी लोग की भाषा एक होनी चाहिए। यानी मैं जिनसे बात कर रहा हूं अगर वो मराठी में बोल रहा है तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए मराठी बोलूं, या मैं जिससे बात कर रहा हूं हिंदी में, या कोई मुझसे बात कर रहा है हिंदी में, तो मैं कोशिश करूं कि मैं भी हिंदी ही बोलूं। तो अगर हम सेम भाषा का, समान भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो वार्तालाप है वो और ज्यादा प्रभावी हो सकती है, हमारी बातचीत और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौथा, वार्ता में सरल और सुस्पष्ट वाक्य रचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बातचीत में आप एकदम सरल शब्द, सरल वाक्य और अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे आप देखोगे कोई जो मूवीज बनती हैं, या आप देखोगे कोई किताब लिखी जाती है जिसमें साहित्य में आप देखोगे तो उसमें एकदम किताबी भाषा, हम जो आपस में भाषा बोलते हैं आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ घर पर, वो भाषा देखिए आप, और किताब में जो भाषा लिखी होती है हमें लगता है वो शुद्ध हिंदी है। एक्चुअल में वो शुद्ध हिंदी इतनी है भी नहीं, लेकिन फिर हमें लगता है, क्योंकि हमारी हिंदी इतनी खराब हो चुकी है, हमें लगता है किताब में लिखी हुई हिंदी बहुत ज्यादा शुद्ध नजर आती है हमें, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो भी बातचीत कर रहे हैं उसको हम सरल शब्दों में बोले, सरल वाक्यों में बोले। इससे होगा क्या कि सामने वाला हमारी बात को, भले उसकी भाषा का ज्ञान थोड़ा कम हो, लेकिन वो हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए। और क्या, वार्तालाप में सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही चर्चा की जानी चाहिए। सौहार्दपूर्ण मतलब चारों तरफ हंसी खुशी का नॉर्मल माहौल हो, ऐसा नहीं कि बहुत गमगीन या बहुत ज्यादा द्वेष, दुश्मनी वाली भावना चल रही है और वहां पर बातचीत हो रही है। वहां बातचीत हो ही नहीं सकती। जहां पर सभी लोग एक मंच पर हों, यानी सभी लोग एक मंच, यानी एक स्टेज की बात नहीं हो रही, एक मंच यानी समान भावना पर हो, कि सारे दोस्त बैठे हैं या सारे रिश्तेदार बैठे हैं या सारे एक जैसी सोच या एक जैसी टॉपिक पर बात करने को एग्री हैं,
ऐसे टॉपिक पर अगर बात होगी, यानी सौहार्दपूर्ण यानी भाईचारे वाले माहौल में अगर बातचीत होगी तो ही हमारी बातचीत और ज्यादा प्रभावी हो सकती है, तभी हमारा वार्तालाप और अच्छा हो सकता है। तो ये जो पॉइंट्स हमने बताए हैं पांचों, एक अच्छी वार्तालाप के क्या है, विशेषताएं हैं। एक अच्छी वार्तालाप बातचीत इन्हीं के माध्यम से हो सकती है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ये तो परीक्षा में काम आएगा ही, लेकिन अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ानी अच्छी करनी तो भी इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्रवण दोष के कारण लिखिए, यानी सुनने में जो परेशानी होती है, सुनने में जो कठिनाई आती है, खराबी आ जाती है, उसके कारण क्या है। ठीक है, श्रवण दोष यानी कि भाई लिसनिंग स्किल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में भी काम आएगा, आपको ध्यान रखिएगा। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश में भी काम आता है, पीवाईक्यू है, कई बार पूछ चुका है। तो अगर हिंदी में समझ लोगे तो इंग्लिश में भी अपने मन से बनाकर लिख भी सकते हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं श्रवण दोष के प्रमुख कारण। तो पहले क्वेश्चन तो उसमें हमने थ्योरी लिख दी, डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं लिखे। अब ये भी ध्यान में रखना है कि अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो हमने इतना लिख दिया चलेगा, पर अगर यही प्रश्न किसी और यूनिट में, किसी और विषय में, किसी और इकाई में 2 से ज्यादा नंबर के लिए आए तो सिर्फ ऐसे पॉइंट्स के काम नहीं चलेगा। इन पॉइंट्स को लिखने के बाद इसमें 2-2 लाइन की थ्योरी भी एक्सप्लेन करनी होगी। क्या एक्सप्लेन करेंगे? जो हम सोचते हैं इस पॉइंट के बारे में, जो हमें पता है वही थ्योरी में लिख दो। तो बात करेंगे उसके ऊपर। अभी बात कर लेते हैं कि श्रवण दोष के कितने कारण है। तो श्रवण दोष के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। अब इसको और बना सकते हो कि श्रवण दोष के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए जा रहे हैं या नीचे दिए जा रहे हैं। सामान्य भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 शोरगुल। जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, आप खुद ही देखो ना, जब कभी फोन आता है, हमें हम कॉल पर बात कर रहे हैं और आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है तो हम सामने वाले की बात सुन ही नहीं पाते, तो ये हो गया श्रवण दोष। सुनाई में, सुनने आने में कठिनाई, या नेटवर्क इशू है ना, कहीं जंगल हम जा रहे हैं और जंगल में जहां टावर ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, वहां पर भी हमें कई बार सुनने में कठिनाई होती है, हलो हलो चिल्लाने लगते हैं, फोन पर भी ऐसा होता है। तो जहां भी शोर शराबा होगा, चाहे ट्रैफिक हो या खेल का मैदान हो, या कह सकते हो आप ऐसे इलाके में जहां पर आप कहीं फोन दूरभाष से बात कर रहे हो तो वहां भी नेटवर्क नहीं है उसकी वजह से, यानी जहां भी शोर शराबा होगा, शांति नहीं होगी, वहां पर श्रवण दोष आएगा ही आएगा। ठीक है, आप देखना जो हमेशा शोर शराबे में काम करता है, जैसे कुछ लोग होते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर जो ऐसी मशीनों के साथ काम करते हैं जहां पर बहुत शोर शराबा होता है, इस कारण से वो व्यक्ति ऊंचा बोलना, ऊंचा सुनना उसको आदत हो जाती है। तो श्रवण दोष का भी एक कारण है कि शोरगुल। दूसरा, श्रवण इंद्रियों में दोष होना। जो श्रवण की इंद्रियां हैं, यानी जो सेंस ऑर्गन है जिनसे हम सुनते हैं, जैसे कि कान हो गया, है ना, हमारे कान के अंदर जो भाग हो गए, ईयर ड्रम्स वगैरह हो गए, कान का पर्दा वगैरह जिसे कहते हैं, उनमें अगर कोई दोष है, यानी आप कह सकते हो कि शारीरिक कोई विलक्षणता है, तो उससे भी हो सकता है कि सुनने में कठिनाई हो। ठीक है, तो श्रवण दोष जो है उससे भी आ सकता है। कई लोग देखना बचपन से सुन नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनके कान में जो सुनने की इंद्रियां हैं वो शायद सही नहीं है, उनमें बाय बर्थ फिजिकल डिफेक्ट है। ठीक, और क्या, अवधान केंद्रित ना हो पाना, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो केंद्रित नहीं है। आप देखना कई बार कोई में बात बताता है और हम लिखने में व्यस्त हैं, तो हम सुन ही नहीं पाते क्या बोला उसने, फिर हम रिपीट पूछते हैं बताओ क्या बोला, या फोन पर बात कर रहे हैं फिर अचानक से हम कोई और काम करने लगते हैं, फिर फोन पे जो बोल रहा है वो बोल देता है, फिर उसके बाद हमें डबल रिपीट करना पड़ता है ना, कि क्या टॉपिक चल रहा था, क्या बात चल रही थी। तो कई बार जब हम ध्यान से नहीं सुनते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लास में ऐसा होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है, हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं, बैक बेंचर्स पीछे बैठ के कुछ भी काम करते रहते हैं, कहीं भी सोचते रहते हैं, कुछ भी बात चलती है उनकी, फिर टीचर पूछता है क्या बताया, रिपीट करो, तो आता ही नहीं है, तो हमारा ध्यान नहीं होता, भले हम सुन रहे होते हैं, ठीक है, पर हमारे मस्तिष्क में स्टोर ही नहीं होता। कान तक आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है, लेकिन वो मस्तिष्क में स्टोर ही नहीं हुआ, तो हम ढंग से उसको सुन के प्रोसेस कर ही नहीं पाए। उसके बाद श्रव्य सामग्री में अरुचि, यानी सुनने की जो सामग्री उसमें अरुचि होना। उदाहरण के तौर पर कई लोग को एफएम सुनना पसंद होता है, कई लोग को नहीं। तो कई लोग जो है ऐसे, जैसे और एग्जांपल दूं तो कुछ लोग गाने सुनते तो वीडियो देखते हुए, जैसे यूट्यूब पर, है ना, वीडियो भी देख रहे हो, ऑडियो भी सुन रहे हैं, उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता। लेकिन सिर्फ गाना सुनेंगे, ऑडियो सिर्फ MP3 जैसा सुनेंगे तो उनको उतना इंटरेस्ट शायद नहीं आता हो। तो कई लोग को श्रव्य सामग्री में अरुचि होती है, यानी कुछ लोग को ईयरफोन से गाने सुनना पसंद है, कुछ लोग को हेडफोन से सुनना पसंद है, कुछ लोग को हेडफोन ईयरफोन बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली गाना सुनना चाहेंगे। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको श्रव्य सामग्रियों में कुछ में रुचि, कुछ में अरुचि होती है। तो जिस सामग्री के माध्यम से आपको सुनाया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर जैसे यूट्यूब से भी मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हो मेरी बात को, कई लोग ऐसे होंगे जो हेडफोन लगा के बैठ के पढ़ रहे होंगे लेक्चर, और कुछ लोग होंगे बिना हेडफोन और इसके ही पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग को पढ़ने से ज्यादा इसको, इसमें जो प्रश्न लिखे, इसके जो उत्तर लिखे, पॉइंट्स वो लिखने में इंटरेस्ट होगा। तो जिस भी माध्यम से, जिस भी साधन के माध्यम से आपको सुनाया जा रहा है, ठीक है, उस साधन में अगर आपकी रुचि है, अगर आपको ईयरफोन पसंद है तो ईयरफोन से होने वाली सारी बात आप सुन लोगे, पर अगर नहीं पसंद है तो उसमें जो भी बातें बोली जाएंगी शायद आपको उतना रुचिकर ना लगे, उतना इंटरेस्ट ना आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और क्लिष्टता अथवा अज्ञानता, अज्ञान होना,
भाई जो बोला जा रहा है वो भाषा आपको आता ही नहीं है, जिस टॉपिक पे बात चल रही है वो आपको आता ही नहीं है, उस टॉपिक का आपको ज्ञान ही नहीं है, तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इन सब चीजों का याद रखिएगा। सुनने के लिए बहुत जरूरी क्या है कि आपको उस टॉपिक का ज्ञान हो जिस टॉपिक पर बात चल रहा है, ठीक है। जैसे किसी को किसी ग्रंथ कहानी किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो चला गया सत्संग में, ठीक है, और वहां पे जो गुरु जी पंडित जी जो भी होंगे कथावाचक, वो कथा बोल रहे हैं और किसी कहानी का रेफरेंस दे रहे हैं, किस ग्रंथ में ऐसा हुआ था, इस धर्म में ऐसा ऐसा हुआ था, को भी वो ज्ञान दे रहे होंगे, पर हमें उस टॉपिक का पता ही नहीं है, तो सब कुछ हमारे सर के ऊपर से निकल जाएगा, हमें कुछ भी उस बारे में पता ही नहीं रहेगा। तो ये भी एक श्रवण दोष का कारण है कि जिस टॉपिक पर बात चल रही है उस टॉपिक का कोई ज्ञान ही ना होना। उदाहरण के तौर पर अगर टीचर क्लास 10th में कुछ ऐसा पढ़ा रहा है, कक्षा 10वीं में ऐसा पढ़ा रहा है जो कक्षा 9वीं और 8वीं पर आधारित है, ठीक है, पर अगर आपने कक्षा 8वीं और 9वीं उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं है, आप उसके बारे में ज्ञान ही नहीं रखते, तो 10th का कोई भी टॉपिक आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जो टॉपिक चल रहा है, जो सुनाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उस पर आपको पहले से पूर्व में ही ज्ञान होना आवश्यक है। अगर अज्ञान रहेगा, है ना, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, वो भी एक श्रवण दोष का कारण होता है। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब पॉइंट्स क्या हैं, श्रवण दोष के प्रमुख कारण है। यानी सुनने में जो कठिनाई होती है, सुनने में जो दोष आ जाते हैं, उसके लिए जो मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल है यही है। क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात होगी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि यदि आप एमपीडीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, 90+% स्कोर करना चाहते हैं और अपने डीएलएड की सारी तैयारी एक ही स्थान पर, सारा टेंशन भूल के कि मार्केट से ना कोई बुक्स खरीदनी है, ना नोट्स खरीदने, ना सीरीज खरीदना है, कौन सा विषय में कितने प्रश्न आएंगे, ब्लूप्रिंट क्या है, सिलेबस क्या है, इकाई योजना क्या है, एमसीक्यू महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होंगे, पीवाईक्यूज क्या होंगे, सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए और डायरेक्टली कोर्स परचेस कर लीजिए। 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, परीक्षा जैसे नजदीक आ जाएगी प्राइसेस और बढ़ेंगे और समय कम रहेगा पढ़ने के लिए, इसलिए आपके पास 10 विषय है, 10 विषय बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं, इनको एक दिन में तैयारी नहीं की जा सकती, इसलिए अभी से कोर्स परचेस करके तैयारी में लग जाइए। और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड्स उन तक जरूर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दे, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लाएं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।